Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So this is the most important class जिसमें से पॉलिटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज आर्टिकल के ऊपर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट इज पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. If I were to be at the place of a candidate who is not knowing anything in the polity और वो polity cover करना चाहता है लास्ट मोमेंट पे, then this is the main class for him. ठीक है. और अगर आप पॉलिटी कवर कर भी रहे हैं तो अब 50% ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो पूछा जाता है आर्टिकल से ही पूछा जाता है या पार्ट से या स्केड्यूल से. सो दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेस योरसेल्फ. बहुत लेंथी वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ 60-70 क्वेश्चन है. ठीक है. Before that, I want to tell you something regarding parts, मतलब articles के बारे में. ठीक है. This is something which I have been preparing from Constitution of India का जो ओरिजिनल कॉपी है जो कि गवर्नमेंट के साइट से डाउनलोड किया हुआ है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है. वो देख लेना. और एक और क्लास जो कि मैंने 3-4 क्लास बनाए हैं वो सारे भी वीडियोस देख लेना क्योंकि उसमें ना मैंने सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अच्छे से मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो देख लेना. ठीक है. यहां अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. विदाउट फर्दर ड्यू सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th schedule of the constitution, pick out of the one which is of official language of state. कश्मीरी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, सिंधी नहीं है, नेपाली नहीं है, उर्दू है. उर्दू है एक ऑफिशियल लैंग्वेज. फाइन. एक स्टेट का. नाउ पार्ट्स मतलब स्केड्यूल्स भी आपको लर्न करना बहुत जरूरी है यार. जैसे स्केड्यूल 1 आपके इंडियन एंड यूनियन मतलब नॉट इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है. सेकंड जो स्केड्यूल है वो आपका बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में डेफिनेटली. थर्ड जो स्केड्यूल है वो आपकी बात करता है ओथ के बारे में. ठीक है. सिमिलरली इसी पीडीएफ में सारी चीज आपको दे रखी है. अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ लास्ट पेज में दे रखा है. आप अगर देखेंगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 4th शेड्यूल आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है. फिर 5th शेड्यूल आपकी बात करता है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके बारे में बात करता है. 6th शेड्यूल आपकी बात करता है 7 सिस्टर्स के बारे में. ठीक है. 7th शेड्यूल आपकी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है. फिर 8th शेड्यूल आपकी लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है जो कि अभी क्वेश्चन में पढ़ा हमने. फाइन. फिर 9th शेड्यूल आपकी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है. 10th शेड्यूल. नाउ जब हमारा हुआ था इंडिपेंडेंस हुआ था तब सिर्फ 8 शेड्यूल थे. फाइन. 8 शेड्यूल्स थे. अभी 4 और ऐड कर दिया है तो कितने हैं टोटल? 12 शेड्यूल्स है. तो 10th शेड्यूल आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है. 11th शेड्यूल आपकी बात करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत की बात करता है. 12th शेड्यूल आपकी बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपालिटी वगैरह की बात करता है. ठीक है. तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा साइड में, वो प्रिपेयर कर लेना. और आर्टिकल्स के बारे में यार देखो, मैं आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एक अलग से वीडियो बनाया मैंने. फाइन. एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 1 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 पार्ट में बनाया मैंने. और एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा बनाया. तो ये तीनों वीडियोस आप डेफिनेटली जाके देखना क्योंकि उनमें मैंने सारी चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. तो इसमें मैं उतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट क्योंकि वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू कौन सा लिस्ट? दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट में बिलोंग करता है क्योंकि कुछ एरियाज में जैसे मतलब देखो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो डिस्प्यूट्स होता है दोनों का. स्टेट लिस्ट मतलब जिस स्टेट लिस्ट में आपका एग्जांपल आता है एग्रीकल्चर का. क्यों पता है? क्योंकि देखो कहीं जगह पे है, कहीं पर एग्रीकल्चर को लेके कुछ और लॉ है. जैसे देखो वहां पर जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर जो लॉ है वो अलग होगा एग्रीकल्चर के लिए राजस्थान के मुकाबले क्योंकि राजस्थान में पानी है ही नहीं. तो इसलिए स्टेट की लिस्ट में डाला गया है. और फिर यूनियन के लिस्ट में आप अगर कोई भी बोले तो कोई भी लॉ बोल सकते हैं आप. ठीक है. तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है आपका एजुकेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी मैंने बोला ना 12 शेड्यूल्स है अभी आज की डेट पे. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज
पंचायती राज आपका आर्टिकल 40 में बताता है, आर्टिकल 40 में बताता है आपको। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में कितने बार बता चुका हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग भी बता चुका हूँ। मतलब हमारी जो मतलब इंडिया है, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब सेंटर में पावर सबसे ज्यादा है, फिर स्टेट पावर आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में पावर आता है, ठीक है। फिर हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 395 आर्टिकल्स। 395 आर्टिकल्स है अपने में और 12 शेड्यूल्स है, फाइन। चलो, although union list, state list and concurrent list cover the entire legislative business, yet there may be item not mentioned anywhere. Who will legislate on that item? That is parliament only, parliament। क्योंकि कोई भी चीज जो है नई चीज ऐड करनी है वो लाइक स्टेट का जो मैंने अभी नेक्स्ट क्लास आने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे स्टेट्स में मतलब कोई नया स्टेट करना है या बाउंड्री से रिलेटेड, उसकी पूरी पावर जो है पार्लियामेंट की होती है, पार्लियामेंट में। वैसे ही कोई भी नया लॉ लाना है, लेजिस्लेशन लाना है, वो पूरा पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3। फाइन गाइज, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑल्सो। पार्ट्स के बारे में भी बताया मैंने, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया मैं। वो चारों वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम दो थोड़ा सा, चारों वीडियो देखो, बहुत आपके हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चंस में वही है, फाइन। और इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ा रहा हूं। तो अभी देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डीपीएसपी। मैं बता ही देता हूं यार। पार्ट 1 आपका यूनियन के बारे में बताता है, ठीक है। पार्ट 2 आपका बताता है सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 आपका बताता है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डीपीएसपी। 4th ए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। पार्ट 5 आपका बताता है एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। फिलहाल इतना जानना जरूरी है। और एक चीज कमिंग क्वेश्चन में बताता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। डीपीएसपी हो गया। पार्ट 4 डील्स विद द डीपीएसपी। पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 12th बताया था मैंने, 12th शेड्यूल में आपको म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 22 लैंग्वेजेस। इंडिया विल शेयर लाइक 22 लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया। आर्टिकल 24 एज पर चाइल्ड मीन्स द पर्सन हु इज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के अंदर कोई भी बच्चा है, आप उससे लेबर, बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकते, आप उससे काम नहीं करवा सकते, ये हमारा संविधान हमको कहता है, फाइन। चलो कोई बात नहीं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फाइनेंशियल बजट ऑफ द इकोनॉमी, जो है आर्टिकल 112 आपका बताता है बजट, जो कि निर्मला सीतारमन आपके 1 फरवरी में सुना के गई है, उस पर भी वीडियो बनाया था मैंने, फाइन। आर्टिकल 112 आपकी बात करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। इमरजेंसी की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 352 में प्रोविजंस बताया, ठीक है, प्रोविजंस बताया। और फिर उससे 4 ज्यादा तो 346 आपकी स्टेट इमरजेंसी की बताई गई है, इमरजेंसी के बारे में। और 360 आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई है, इमरजेंसी। फॉर गॉड सेक, हमको अभी तक इंडिया ने फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक फेस नहीं किया है। स्टेट इमरजेंसी फेस कर चुके हैं हम, और फिर इमरजेंसी भी फेस कर चुके हैं हम अभी तक, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखो शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, सबसे पहले देखो 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वो तो लिस्ट वाली 7th है राइट, तो लिस्ट वाली 7th है। सेकंड, रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में 8th शेड्यूल में बात किया गया है। सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदार्स, ये 9th शेड्यूल में बात किया गया है। और द टेरिटरीज ऑफ यूनियन लाइक वो 1st शेड्यूल में। तो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज सर्टेन एक्ट्स वाला। चलो ठीक है। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया, पार्ट 20। 17th क्वेश्चन देखो, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 क्या, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी।
फिर 15 आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए उसकी बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन जो भी है वो नहीं होगा। 16 आपकी बात करता है इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। 16 आपकी बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी है पूरा इक्वालिटी होगी, ठीक है। मतलब यूपीएससी ने कोई मतलब निकाला, कोई वैकेंसी निकाली तो उसमें सारे जो लोग भी एलिजिबल होते हैं बच्चे, जो 18 से अगर 22 है तो इंडिया के सारे बच्चे एलिजिबल हो गए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 17 आपकी बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, अनटचेबिलिटी, फाइन। 18 आपकी बात करता है टाइटल्स, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। अभी अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स मतलब हम जवाहरलाल नेहरू को पंडित बुलाते थे, और फिर हम महात्मा गांधी को बापू बुलाते थे, हम सुल्तान बुलाते थे, गाजी का टाइटल ले रहे थे, और पीछे जाओ तो विक्रमादित्य, फिर समुद्रगुप्ता, ये सब लोग जो टाइटल ले रहे थे, महाराज, अधिराज, ये सब जो टाइटल ले रहे थे वो सारी चीज अबॉलिश्ड है। 19 आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 आपकी बात करता है, ये बहुत नीचे लंदी है, इतना मैं बताना चाहता था, ठीक है। ओके फाइन, अभी कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? फंडामेंटल राइट 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ। आर्टिकल 340 किसकी बात करता है? बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, सोशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना, उनके एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। इफ आई एम गोइंग वेरी स्पीड because I know things and I am expecting that you also know things. Why? Because I have told you to watch 4 videos. If you have watched that, I am considering that you have watched those videos, because those videos are very important as far as any of the polity is concerned, not Indian polity is concerned. So I am hoping that you guys have watched that video. That's why I am going very fast. जहाँ क्वेश्चन मेरे को लगा कि आपको समझाने की जरूरत है, समझा रहा हूँ यार, मैंने मतलब पूरी चीज समझा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड लगता है तो 1x पे करके देखो यार, हालांकि स्पीड 1x पे ही चलता है, आप देख लो। 0.75 तो फिर बहुत स्लो हो जाएगा, देख लो, आपकी मर्जी है। अगर स्लो होता है तो आप स्पीड मतलब स्लो करना तो आप बता सकते कमेंट में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 19 क्वेश्चन देखो, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज 36 to 51 आपकी पार्ट 4 है। और 4A, पार्ट 4A बात करता है आपकी 52, दैट इज नॉट 51A। 51A आपकी बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक यार, आई डोंट वांट टू टीच, लाइक इट्स ऑलवेज गुड टू चेक थिंग्स, राइट। मैं 51A है ना, 51A, इफ हाँ या आई एम राइट, 51A, ठीक है। सो इट्स गुड, ओके। So 20th question, Article 20 of the Constitution of India states that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in the force at the time of commission. या सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। Article 22 of the Constitution of India lays down that no person shall be deprived of his life. दोनों सही है, both A and B are right. Article 20 and 21 इसी की बात करता है। मतलब Article 20 को अगर मैं बताऊं आपको अच्छे से या फिर शॉर्ट में बताऊं तो हमने सुना है ना कि नो पर्सन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन, नहीं सॉरी, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। फाइन, जब तक उसको गिल्टी नहीं साबित किया जाता वो इनोसेंट रहता है। लेकिन हम लोग तो भाई, हम ही लोग जज समझते हैं हम अपने आप को। फाइन, तो एक्चुअली संविधान के हिसाब से हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, बट दैट इज द थिंग। और आर्टिकल 20 आपकी बात, 21 आपकी बात करता है कि आपको अधिकार है जीने का, ठीक है। और एक फैक्ट बताऊं, आर्टिकल 20 एंड 21 आर द 2 आर्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। कोई आपकी छीन नहीं सकता है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपकी उस टाइम पे रोका जा सकता है। फाइन, ओके। 21st क्वेश्चन, विथ व्हाट सब्जेक्ट to the article 5 to 11 of the constitution, that is citizenship. Fine, citizenship के बारे में बात करता है आपका part 2, that is 5 से 11 तक। Okay, fine, no problem. 22nd question देखो, which of the following are stated as DPSP by article 51 of the constitution? The state shall
एंडेवर, ओके चलो, प्रमोट इंटरनेशनल पीस 51 में बताया था ना, 51 में आपकी बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। द प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कोई भी इंडियन जो भारतीय है वो उधर जाके बाहर जाके इंडिया के बारे में बुराई नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप विद नेशंस, अलग अलग नेशन से अच्छे रिलेशनशिप बनाने का हमारा ये ड्यूटी है। और फिर थर्ड क्या है, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, मतलब कोई भी डिस्प्यूट होती है तो हम लोग को उधर आग में घी नहीं डालना है। वी शुड नॉट स्पार्क और इग्नाइट मोर प्रॉब्लम्स, वी शुड बी ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज आवर ड्यूटी। और ये तीनों सही है, चलो ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आपकी 61, इस पे भी अलग से एक मैंने वीडियो बनाई, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का जो अलग से प्रोसीजर होता है, ठीक है। ही इज नॉट अ कॉमन मैन कि आप उसको एक ओहदे से निकाल देंगे या उसने कुछ गलती किया हो, तो वो एक मतलब ही इज द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस। सो उसको हटाना इज लाइक बहुत, पार्लियामेंट पे वो पास होता है रेजोल्यूशन, फिर मेजोरिटी से जाता है, फिर मतलब जो स्पीकर है उसको लगा कि एक कमेटी बैठनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और एक मतलब उन लोग की एक कमेटी बैठती है, फिर उसके साथ अगर उन्होंने प्रूव कर दिया गिल्टी तो फिर वो बहुत लंबी प्रोसीजर है। मैंने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से बताया, तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट आपकी बताई गई है। चलो ठीक है, इम्पीचमेंट हो गया, हाँ ठीक है। 24th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1, ओके। फर्स्ट शेड्यूल आपकी बात करता है स्टेट के बारे में, राइट, उधर देख लेना, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल आपकी स्टेट्स के बारे में बात करता है, 8th शेड्यूल आपकी लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, 9th शेड्यूल आपकी बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, 10th शेड्यूल आपकी बात करता है प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। चलो 25th क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप आर मेंशन्ड। सेकेंड, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 of 1 of the Constitution of India, in 3 states there shall be minister in charge for tribal welfare who may in addition to be in charge of welfare of the scheduled backward. Now 164(1) में बताया गया है कि पंजाब एंड बिहार में अलग से मिनिस्टर जो है वो स्केड्यूल्ड एंड मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनका वेलफेयर के लिए एक अलग से बैठेगा वो, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा सा स्टैटिक वाली बात हो जाती है क्योंकि याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो वीरप्पा, ये भी ऐसी क्वेश्चन है, वीरप्पा मोइली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट on administration reform among other aspects has suggested doing away with which one of the following pairs of articles of the Constitution of India, 310 and 311, ठीक है। वीरप्पा मोइली आया ना, तो 310 और 311 में आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। Okay, 28th question. Which article of the Constitution of India gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by Union, Parliament, State Legislatures? 245. अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग सुनना चाहते हैं आर्टिकल 245 का तो मैं वो भी सुना देता हूं आपको। 245 जो कि कहां पर है, 245 यहीं पर कहीं तो था, या देखो 245 क्या कह रहा है कि एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये चीज बताया गया है इसके बारे में, ठीक है, वो चीज हो गया। फिर यहां पर और क्या है, और आर्टिकल 13 है, 13 आप जानते हैं, एक्चुअली 13 आपकी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन मतलब लॉज के बारे में बताता है, ठीक है। फिर 32 आर्टिकल 32 इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 32 आपकी बताता है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका फंडामेंटल राइट जारी हो, मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, तो हो गया। और 326 आपकी बात करता है इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का होता है, उसके इलेक्शन के बारे में बात करता है 326, और इलेक्शन कमीशन 324, इलेक्शन कमीशन बात करता है, इलेक्शन कमीशन 324, और इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द इंडियन यूनियन।
Which one of the following provisions of the Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Minister? Council of Minister के जो रिमूवल की बात होती है वो आर्टिकल 75 में बताया गया, ठीक है, आर्टिकल 75 आपको बताता है। और फिर आर्टिकल 74 आपको ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एड द प्रेसिडेंट, मतलब सलाह दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। और कौन सा है? आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देती है कि पार्डनेबल पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट की, वो बात है। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी जो कन्विक्टेड है अगर उसको मतलब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसको माफ करवा सकता है प्रेसिडेंट। याद रखना, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई मतलब दे दी जाती है, इफ दैट गाय इज कन्विक्टेड फॉर द डेथ, मतलब टू बी हैंग्ड टिल डेथ, देन देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन सेव हिम एक्सेप्ट फॉर द प्रेसिडेंट। इवन गॉड कैन नॉट सेव हिम। फाइन, प्रेसिडेंट ही उसको बचा सकता है और कोई भी नहीं बचा सकता है। फाइन, फॉर 30th क्वेश्चन देखो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 3 लिस्ट। Which two of the following articles govern the distribution of power? Now distribution of power आपकी 245 and 246 अभी बताया था मैंने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यही चीज इसी में है, कंटिन्यूएशन में 246 में है, ठीक है। गाइस देखो, मैं जानता हूं कि आर्टिकल्स याद रखना इज नॉट सो इजी, ठीक है। आर्टिकल्स याद रखना इज नॉट वेरी इजी। तो मैं कैसे पढ़ता हूं मैं आपको बताता हूं, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। 395 आर्टिकल्स है, मुझे हार्डली 50-60 याद है, नॉट 50-60, 30-35 भी याद होंगे कि पता नहीं, क्योंकि नंबर्स यार कैसे याद होंगे। मैं कैसे याद रखता हूं मालूम? मैंने अच्छे से पार्ट्स लर्न कर रखे हैं, पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स लर्न कर रखे हैं। और मैं जानता हूं अगर फंडामेंटल राइट की बात आई तो मैं जानता हूं कि आर्टिकल 14 से 31 के बीच में ही होगा। डीपीएसपी की बात आई तो 36 से 51 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रखता हूं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन आई, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 1 से 300 के बीच में है ही नहीं, मैं जानता हूं वो है 352 में। ना ऑप्शन में आपको याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 300 के टाइम, मतलब चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिलेगा जो 300 में होगा, तो उस टाइम पे आई कैन हैव द ब्लाइंड गेस। फाइन, तो ऐसे लर्न करता हूं मैं, ठीक है। और अगर आपको पूछा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है, कौन से आर्टिकल में, तो आपका अगर ऑप्शन में दे रखा है कि 345, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है 19, फिर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ना तो 19, फिर 340 और फिर एक दे रखा है 145। तो आई नो 345, 340 और 145 में फ्रीडम आती ही नहीं है, तो 19 में आएगा ना। दिस विल बी द राइट आंसर इवन दो इफ आई डोंट नो आर्टिकल 19 क्या है। सो हियर यू प्ले स्मार्ट, ठीक है, ऐसा स्मार्ट प्ले करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लिसिट इन द आर्टिकल 19(1) पार्ट ए में है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस भी एक कॉमन इंसान है, प्रेस भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में, मतलब कॉमन इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो प्रेस को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हालांकि स्टेट में मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, ये चीज है। 32nd क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन? अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन में बताता हूं आपको। 131 आपकी बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। 132 से आपकी 135 तक, राइट, 132 से आपकी शायद से 135 तक आपकी बात करता है, नो 134, आई बेग योर पार्डन, 134 आपकी बात करता है अपीलिएट। मतलब इन दोनों में क्या है? अपीलिएट मतलब अगर क्रिमिनल मैटर में अलग, फिर लैंड वो जो भी चीज है वो सब के मामले में अलग होता है, ठीक है उनका। तो ये अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है मालूम? वो बोलते हैं ना कि अगर आपने हाई कोर्ट से चीज, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारे आप केस, तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी हारे आप तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। तो ये अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है ना, तो आप हायर अथॉरिटी को अपील कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सुना दिया वर्डिक्ट, तो इट इज बाइंडिंग टू ऑल, ठीक है। ये भी एक आर्टिकल है अपना, ओके फाइन। चलो ये हो गया। और इसका आंसर देखो क्या है इसका। एक्चुअली यहां पर सिर्फ 132 नहीं दे रखा है, आंसर दे रखा है 4 ऑप्शन में। देखो आर्टिकल 131, बी ऑप्शन आर्टिकल 132, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 132 रीड्स विथ आर्टिकल 134A। तो 134A तक, 132 से 134A तक अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, जानते हैं आप,
34th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। आर्टिकल 54 बात करता है आपकी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 75 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। फिर 164 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया, 1 2 3 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहां बताता हूं, आर्टिकल 69 आपकी, मैं सारी चीज बता देता हूं, ठीक है। ऑप्शन में 69 आपकी बात करता है ओथ के बारे में। ओथ किसकी? ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की बात करता है। फिर आर्टिकल 169 आपकी बात करता है टेम्परेरी पावर्स की बात करता है, ठीक है, टेम्परेरी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। और फिर आपकी 269 आपकी बात करता है टैक्सेशन के बारे में, टैक्स के बारे में। और आर्टिकल 369 आपकी बात करता है, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं शायद गलत बोल दिया यहां पर, ठीक है। 369 आपकी बात करता है टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। आर्टिकल 169 बात करता है प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट बी डिस्क्राइब इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन की बात करता है आर्टिकल 169 में। आई बेग योर पार्डन, 169 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेज डाउन दैट टैक्सेस कैन नीदर बी लीव्ड और नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। 265 मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि भाई टैक्स अगर मेरे को, ऐसा थोड़ा ना कि टैक्स मैं चाहूं तो मैं आपसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दूं वीडियो देखने का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, टैक्स अथॉरिटी लगाएगी, ठीक है। और ये कहां मेंशन है? 265 में मेंशन्ड है। और आर्टिकल 300 कौन सा है? प्रॉपर्टी वाला है, लीगल राइट में शिफ्ट हुआ है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कर दी गई है बाय द 44th अमेंडमेंट, ठीक है, वो चीज है। और आर्टिकल 368 आपकी अमेंडमेंट्स की बात करता है, पार्ट 20 में। चलो 36 हो गया। फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन 11th शेड्यूल। बताया था ना पंचायत के बारे में, शेड्यूल 11th शेड्यूल में है, ठीक है। और फिर 10th शेड्यूल आपकी एंटी डिफेक्शन, और 12th शेड्यूल आपकी पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटी देती है, म्युनिसिपल को पावर देती है। और 13th शेड्यूल तो है ही नहीं। फाइन, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट। ओके, पार्ट 4A आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, पार्ट 9 आपकी पंचायत बात करता है, पार्ट 9A आपकी म्युनिसिपैलिटीज की बात करता है। तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। फाइन, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द 249 किसके में? इमरजेंसी। सबसे पहला ऑप्शन देखो, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट 352 में बात होती है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा 85 में बात होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट पता नहीं कहां पर है ये लिखा हुआ, आई डोंट नो। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ये चीज है 249 में बात किया जाता है, ठीक है। चलो, which provision related to fundamental right is directly related to exploitation of children? That is article 24 और फिर आर्टिकल 23 ऑल्सो। क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? विच प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अगर मेरे को बोले तो आर्टिकल 23 होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना। और आर्टिकल 24 आपकी बात करता है, आर्टिकल 24 आपकी बात करता है चाइल्ड लेबर की बात करता है, राइट, चाइल्ड लेबर। और आपकी आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। तो 24 आर्टिकल विल बी राइट, क्योंकि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बच्चे नहीं आते, सिर्फ सारे लोग आ जाते ना। तो आप जवान है तो मैं आपको उठा के बेच नहीं सकता ना, तो दैट इज ऑल्सो द थिंग। तो आंसर वुड बी कहां का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्वेश्चन क्या था? फंडामेंटल राइट चिल्ड्रन, राइट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो आर्टिकल 24। और आर्टिकल 19 आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अभी देखो, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 14 आपकी बात करता है राइट टू इक्वालिटी, 36 आपकी बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, 74 आपकी बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और आर्टिकल 368 आपकी अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है। तो 3421 इज द राइट आंसर।
42nd क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अभी बताया था 17, 15 आपकी डिस्क्रिमिनेशन, 16 आपकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में और 18 आपकी अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात करता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। दिस स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which this statement refers to which of the following article of the constitution। चलो ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल 21 आपकी पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, 48A, 51A एंड 56 आपकी टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 51A होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना अच्छे से। और एक चीज अगर मैं बताऊं तो मैं लिख के लाया हूं, 48 आपकी एनिमल हस्बेंड्री बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। फिर 49 आपकी बात करता है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स की प्रिजर्वेंस की बात करता है या नेचर की बात करता है। 50 आपकी बात करता है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो ये चीज हुआ। और 48 एक्चुअली आई गेस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। 48A में बात होती है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर की। 49 आपकी बात करता है प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे पुराने जमाने की जो भी चीज है हमने बचाई है वो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग वाला, नो नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज प्रॉपरली मैच्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318 दे रखा है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 124 आर्टिकल में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में बताया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में बताया, मैं आपको बता ही देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी 324 में बताया है। यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी आपकी 315 में बताया गया है। और कौन सा आपका फाइनेंस कमीशन 280 में बताया है। और कौन सा है अपना, और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज आपकी बताई गई है 148 आर्टिकल में। फिर और क्या बचा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आपकी 338 में। और 338A में आपकी बताई गई है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी, ऐसे ही कुछ बताया 338B में, ऐसा ही, ठीक है। ये चीज, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब जिसके चेयरमैन या जो हेड होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नहीं ना, क्योंकि उसका हेड अपॉइंट थोड़ा ना होता है, ठीक है। बाय विच ऑफ दी, और बचा क्या था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज 315 आर्टिकल नॉट 332, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज 76 नॉट 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम्स is our country mentioned in the constitution? That is India and Bharat, that's it. No Hindustan, Hindustan हम लोगों ने दिया है, okay. The constitutional state have been given the panchayat under article 243 और part 243 और part 9 में, ठीक है। 243 में पंचायत के बारे में बात किया गया है। Under which article of the Constitution of India can the Indian Parliament make laws under the residuary power? 248। दो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इस पे हम, ठीक है, अभी तक याद हो जाना चाहिए था। The executive power of state are vested in the governor under the article 154(1). जैसे यूनियन का हेड होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट का हेड होता है गवर्नर। The Finance Commission is constituted under Article Finance Commission 280, ठीक है। और कौन सा है, हाँ 52nd, which article of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facilities for instruction of mother tongue at the primary stage of education? 350A। मतलब क्या है कि बचपन में आपकी मदर टंग की लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, ये प्रोविजन बताता है। 343 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अपना, हिंदी है, हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 4th शेड्यूल क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का वो है जो सीट सेलेक्ट करता है।
इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट नहीं, इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड नहीं, इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54th, मैच करना है अगेन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी 170 में बताया। 170th आर्टिकल में आपकी कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेशन की बात की गई है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डोंट वरी गाइस, ज्यादा नहीं है अभी, हम लोग अभी और एक 64th क्वेश्चन तक है, ठीक है, और हम लोग अभी 55th पे है। चलो 55th क्वेश्चन देखो, सेम आर्टिकल 16(2) आपकी बात करता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। आर्टिकल 29(2) आपकी माइनॉरिटी के बारे में बात करता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड on the religion of race caste, on the grounds of religion, race, caste, language। 31 आपकी बात करता है, 30 ब्रैकेट 1 आपकी बात करता है कि ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। ये भी बात करता है, मतलब क्या है कि जो भी माइनॉरिटी है, लाइक इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी है डेफिनेटली, राइट, तो माइनॉरिटी को अभी मदरसे वगैरह खोलते हैं ना, तो वो उसी के बारे में कि उनको आर्टिकल 30 में प्रोविजन है कि वो लोग खोल सकते हैं ऐसा। वैसे ही सिख हो गए फिर, या फिर जैन हो गए, या फिर जो भी अपनी माइनॉरिटी है। 31(1) नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी की बात करता है, वो तो हम जानते हैं, तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। 56th क्वेश्चन देखो, द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, ठीक है, दैट इज वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। Okay. Which one of the following article of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? Now, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने बोल सकता हूं। देखो, कौन से आर्टिकल में एक्सटर्नल थ्रेट्स और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात हुई है, तो ये कहां आता है, मतलब ये कौन से में, इमरजेंसी वाले टाइम पे आता है, इमरजेंसी केस में आएगा। तो इमरजेंसी केस में हम जानते हैं 352, 356 और 360 इमरजेंसी प्रोविजन, स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजंस 350 मतलब इन्हीं के बीच में होगा ना। तो हमारा ऑप्शन देखो क्या क्या है, 215 रिजेक्टेड, 275 रिजेक्टेड, 325 रिजेक्टेड, 355 इज द आंसर। ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यही चीज थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, तो यही चीज है यार, ऐसे लाइक you have the liberty of options, make proper use of it, that is the main thing। Competitive exam is, you know, it gives you certain kind of advantages with disadvantage also, like probability always there is 25%, yeah, 1/4, fine, so you can eliminate certain kind of things। I know 200 की सीरीज में emergency provisions आते ही नहीं है, but if I don't know the exact ये, but मैं जानता हूं कि 350 इसके पास में आता है, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं डेफिनेटली। सो ये चीज है, I want you to solve questions with that approach also, try to solve it, ठीक है। अगर आपको लर्न हो रहा है तो well and good, it's great, you guys are genius, fine। So next question, which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of the states and UTs के बारे में कौन सा schedule बताता है? Schedule 1। Which one of the following article constitutions of India says that the executive power of every state shall be exercised as not to impede मतलब delay or prejudice the exercise of the executive power of the union। ये आपकी बात करता है 215 में, मतलब कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है अगर उसका कोई कर्तव्य है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, फाइन। अगर प्रधानमंत्री कोविड के बाद जब मतलब 1 साल पहले कोविड जब हुआ था, तब प्रधानमंत्री 23 मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बार उन्होंने कर्फ्यू करने के लिए बोला, संडे था मैं ये जानता हूं, ठीक है। तो उन्होंने अगर कोविड उस टाइम पे अगर उन्होंने ड्यूटी नहीं की होती अपनी, 2-3 महीने बाद अगर अपनी ड्यूटी निभाई होती या कुछ भी बोला होता था, तब आप समझ सकते थे कि इंडिया का हाल क्या होता था, ठीक है। सो दे शुड नॉट डिले देयर वर्क्स, ये चीज है। 60th क्वेश्चन देखो, मैच करने बोल रहा है। अगेन आर्टिकल 14 आपकी इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 आपकी डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 16 आपकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, आर्टिकल 17 आपकी अनटचेबिलिटी की बात करता है। सेम
ये तो हलवा क्वेश्चन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 24? जानते हैं आप, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हो गया ना भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट्स, यस 22 पार्ट्स है अपने में, 22 पार्ट्स, और लास्ट इज 395 आपकी बात करता है रिपील्स, मतलब जो भी हम ब्रिटिशर्स लोगों ने बना के गए ना उसको अबॉलिश करने की बात करता है वो। देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या ये भी है 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ये भी सही है, तो ऑल द 3 आर राइट। ओके, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू देयर 22, मतलब पहले 18 थे, फिर 22 के कौन से अमेंडमेंट से किए गए, दैट इज 92nd अमेंडमेंट एक्ट। चलो, द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स, दैट इज 5th शेड्यूल। सो आई फिनिश अप द थिंग्स, आई नो आधे घंटे से ज्यादा हो गई वीडियोस, जनरली आई डोंट टेंड टू मेक मोर लेंथियर वीडियोस, क्योंकि आई नो दी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पहले में ज्यादा होता है, लास्ट में कम होता है, तो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा तो टेंड टू मिस आउट समथिंग, ठीक है, तो आई डोंट लाइक टू डू दैट, बट इट्स ओके, समथिंग नीड टू बी, और समझ में आया होगा आपको चीजें, ये मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि यार माई मेन मोटिव ऑफ स्टैंडिंग हियर एंड स्पीकिंग टू यू गाइज इज विदाउट द इंटरैक्टिव बोर्ड, आई विश आई कुड हैव द इंटरैक्टिव बोर्ड, फाइन, वन डे आई विल डेफिनेटली टेक इट फॉर यू गाइज। मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, अभी तो वीडियो शूट करके एडिट करने के लिए मुझे और 2-3 घंटा लगता है, और अपलोड करने के लिए और 1 घंटा लगता है, सो आई एम वर्किंग फॉर यू गाइज। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो पॉलिटी पढ़ रहा है, दैट्स इट, आई आस्क only this thing from you. Other than that, you completely rely upon me for any kind of examination जहां पॉलिटी आती है, मैं सारी चीज आपको करवा दूंगा, बेशक आप मेरे पे भरोसा रख सकते हैं। आपसे बस इतना दरख्वास्त है कि आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दैट्स इट। विथ हैविंग said that, I end this video. I want you to take care. COVID again rise हो रहा है, I want you to take care of yourself and your friends. Be assured for me, from my side, I'll end this video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.